इसके बाद वो मुख्य डाकू का गला पकड़कर उसे जमीन से उठा लेता है ताकि ये ज्यादा प्रभावशाली लगे। उनमें से एक कहता है कि वो अपने साथी पर इतने क्रूर हमले को माफ नहीं कर सकते। जेफ फौरन उन्हें पटकना शुरू कर देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी बेहोश हो जाएं। जेफ कहता है कि ये कमजोर हैं जो इतनी कम ताकत से लूटने निकले हैं, जबकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। इधर उस कॉरपोरेशन की इमारत में एक जोरदार पार्टी हो रही है जिसमें बहुत से लोग मौजूद हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अपोकैलिप्स गेम में निवेश आखिरकार रंग लाया, लेकिन पार्टी एक जोरदार शोर से बाधित होती है क्योंकि जेफ बिना हाथ जेब से निकाले दरवाजा लात मारकर तोड़ देता है। वो फौरन अंदर घुसता है और बाकी सब उसे देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है। वो गर्व से कहता है कि कुछ बूढ़ों को छोड़कर लगभग सब जमा हो गए हैं और ये उसके लिए अच्छा है। कॉरपोरेशन के भावी प्रमुख लियाम पूछता है कि कौन सा आवारा यहाँ आकर गड़बड़ करने की हिम्मत कर रहा है। जेफ पूछता है कि क्या वो उसकी आवाज भी नहीं पहचानता, जबकि वो दोनों पहले अच्छे से बात करते थे। बाकी सब उसे देखकर सोचते हैं कि क्या वो कार एक्सीडेंट में मर गया था। लियाम मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वो घूमने से थक गया और क्या वो किसी दूसरे खानदान से है। जेफ कहता है कि वो जानना आया है कि क्या 10 साल पहले उसके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में लियाम का हाथ था। लियाम मुस्कुराते हुए उसे एक बेचारा कीड़ा कहता है जिसने अभी इतनी हिम्मत जुटाई। उसका एक साथी फौरन कहता है कि वो नशे में है, इसलिए बकवास नहीं करनी चाहिए। जेफ अचानक बिना किसी वजह के इस आदमी को बेरहमी से मार देता है। वो अकड़ के साथ कहता है कि जब वो सवाल पूछे तो कोई बीच में ना बोले क्योंकि वो इस ब्रह्मांड का केंद्र है। वो उन्हें हुक्म देता है कि बिना छुपाए पूरा सच बताए और शायद वो उन्हें मौत की तकलीफ से बचा दे। पार्टी में मौजूद आम लोग हैरान होते हैं कि इस आदमी ने एक ही वार में इतनी जल्दी किसी को मार दिया। उनमें से कुछ अंदाजा लगाने लगते हैं कि ये वही नाइट जेफ है जो अपोकैलिप्स गेम में है। जेफ कहता है कि लगता है यहाँ के लोग अभी पूरी तरह नहीं समझे कि क्या हो रहा है। लियम कहता है कि अगर उसका दिमाग पूरी तरह चला गया है तो उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का काफी अजीब तरीका चुना। इसके बाद वो सीधे बताने का फैसला करता है कि 10 साल पहले उसी ने वो एक्सीडेंट करवाया जिसमें उसके माँ बाप मरे। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे बहुत अफसोस है कि वो खुद उस हादसे में नहीं मरा। जेफ कहता है कि लियम सच में बहुत बुरा इंसान और असली खलनायक है। लियम बुरी तरह हंसता है और कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं, और जेफ कहता है कि वो उसे उसके दिवंगत माँ बाप के पास भेजेगा। लियम कहता है कि जो भी इस कमीने को खत्म करेगा उसे डार्क गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट मिलेगा, लेकिन कॉरपोरेशन के आम कर्मचारी इस अजीब योजना में हिस्सा लेने को तैयार नहीं। जेफ कहता है कि इन लोगों में हिम्मत नहीं क्योंकि वो उसे चुनौती देने के लिए बहुत कमजोर हैं। लियम को एहसास होता है कि उसके बदले का महान और अचानक आर्क शुरू होने का वक्त आ गया। वो कहता है कि उसे इतनी जल्दी मरने नहीं देगा बल्कि एक एक हड्डी तोड़ेगा। बिना 2 बार सोचे वो उसके हाथ की कई उंगलियां तोड़ देता है ताकि उसे असहनीय तकलीफ हो। फौरन इसके बाद वो उसके सिर को पकड़कर जमीन पर पटकता है ताकि वो स्टन हो जाए। लियम इस हरकत पर वक्त से रिएक्ट नहीं कर पाता। इसके बाद जेफ उसके हाथ पर पांव रखकर हड्डियां तोड़ देता है। लियम कहता है कि उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन जेफ कहता है कि ये माफी के लिए काफी नहीं होगा। वो अपनी टांग उठाता है और कहता है कि अब वो नीचे जाएगा और खुद अपने माँ बाप से माफी मांगेगा। लियम नरक जाता है और लगता है जेफ के माँ बाप भी वही हैं, अगर उसे इतना यकीन है कि वो उनसे मिलेगा। ये देखने वाले लोगों को लगता है कि ये बहुत क्रूर नजारा है और वो मुंह फेर लेते हैं। उनमें से कुछ लियम पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसने इतने नीच काम किए और दूसरों की पीठ पीछे बुरे काम किए। वो दावा करते हैं कि इस आदमी को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन वो बस रोजी रोटी के लिए उसके पास काम करते थे। लेकिन हमारा दबंग हीरो इस सब की बिल्कुल परवाह नहीं करता और सबको फौरन आगे बढ़कर हमला करने का हुक्म देता है। वो फैसला करता है कि यहाँ मौजूद सबको मार देगा, चाहे उनका उसके माँ बाप की मौत से कोई भी हल्का सा संबंध क्यों ना हो। लोग भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेन कैरेक्टर एक पागल मानिंद की तरह नहीं बर्ताव करेगा। जेफ फिर भी अपनी बदले की भूख मिटाने का फैसला करता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मार देता है। इसके बाद गर्व से कहता है कि 10 साल और 2 जिंदगियों तक चला बदला आखिरकार पूरा हुआ। वो शान से वहां से निकलता है और अपनी जिंदगी के बिना शक बेहद इमोशनल अध्याय को खत्म करता है। इधर हम एक और एस्टेट में पहुंचते हैं जहां जेफ के दूसरे दुश्मन रहते हैं जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की। एक लड़ाकू कहता है कि उसकी ताकत अब बस अविश्वसनीय है और उसे अपोकैलिप्स गेम से प्यार है। वो आगे कहता है कि उनकी मौजूदा विशेषताओं से उनमें से हर एक अकेले किसी भी दस्ते से आसानी से निपट सकता है। वो ये भी दावा करते हैं कि नाइट जेफ भी उनके लिए कोई रुकावट नहीं, चाहे वो लेवल में उनसे आगे हो। जेफ फौरन उनके एस्टेट की दीवारें गिराने का फैसला करता है ताकि उनसे फिर भिड़ सके।
वो अंदर आता है और कहता है कि उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पहले से यहाँ है और अपने दुश्मनों को दीवारों पर पोतने के लिए तैयार है। उसके दुश्मन उसे देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि उसे उनकी जगह इतनी जल्दी कैसे पता चली और वो अभी क्यों आया। जेफ उन पर असली जिंदगी में पीठ में छुरा घोंपने का इल्जाम लगाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। वो उन्हें मार देता है और कहता है कि अगर कोई सवाल है तो परलोक में लियम से पूछें। उनमें से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेन कैरेक्टर बहुत ताकतवर और बहुत कूल है। इस अविश्वसनीय लड़ाई से इमारत के शीशे उड़ जाते हैं और वो आग पकड़ लेती है। जेफ आत्मविश्वास से गली में निकलता है और चारों तरफ देखता है। एहसास होता है कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मनों से बदला ले लिया। इन बेहद अहम शख्सियतों के इतिहास से मिट जाने के बाद जेफ को मौजूदा लम्हे पर ध्यान देना होगा। ज्यादातर लोग गैर नैतिक व्यवहार करने लगते हैं और एक पूरी फौज की टुकड़ी यहाँ भेजी जाती है। ये सैनिक जागे हुए लोगों का सामना करने के लिए नई से नई टेक्नोलॉजी से लैस हैं। जेफ हैरानी से सैनिकों से पूछता है कि वो कौन है और किसने भेजा, क्योंकि ये उसके लिए बड़ा रहस्य है। इस शहर का गवर्नर उसके पास आता है और कहता है कि उन्हें निजी तौर पर बात करनी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जेफ उसे सीधे बोलने को कहता है और पूछता है कि क्या बात है और उसने उससे क्यों संपर्क किया। गवर्नर कहता है कि शहर इस वक्त अफरा तफरी में है और इसे ठीक करने के लिए काफी लोग नहीं हैं। वो पूछता है कि क्या वो व्यवस्था बहाल कर सकता है ताकि लोगों के लिए जिंदगी आगे आसान हो। जेफ कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुफ्त में व्यवस्था बहाल करने में मदद नहीं करेगा। कुछ देर बाद खबर आती है कि जेफ कानून लागू करने में मदद कर रहा है। एला ये खबर देखकर हैरान होती है और समझने की कोशिश करती है कि क्या ये सच में उसका पूर्व प्रेमी है। वो कहती है कि इसमें सब चेस्टर की गलती है और अगर उसने जेफ को उसके खिलाफ नहीं किया होता तो सब ठीक होता। वो खिड़की के पास जाती है और कहती है कि वो उसे जरूर ढूंढेगी और उसे वापस लाएगी ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ देर बाद सारी अशांति खत्म होने के बाद हम अपोकलिप्स गेम में वापस आते हैं। आम नागरिक कहते हैं कि वो उस वक्त की अफरा तफरी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जेफ ने उसमें व्यवस्था लाई। जेफ वापस एक्शन में है और कहता है कि इस अद्भुत दुनिया में वापस आकर उसे बेहद खुशी है। वो गर्व से कहता है कि उसे फालतू ध्यान नहीं चाहिए, क्योंकि शोहरत और सम्मान उसके लिए नहीं है। डवर्स का नेता गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है और खुश है कि वो आखिरकार वापस आया। जेफ उसके पास जाता है और कहता है कि उसके पास जरूरी काम है और एक नया आर्टिफैक्ट बनाने का नक्शा दिखाता है। वो देखकर कहता है कि ये एपिक लेवल डिवाइन बीस्ट मास्टर का पंजा है। वो कहता है कि अगर काफी सामग्री हो तो शायद वो ये आर्टिफैक्ट बना सके। जेफ कहता है कि उसके पास एक और ब्लूप्रिंट है जिससे डिवाइन बीस्ट मास्टर का हेलमेट बन सकता है। वो पूछता है कि अगर एक साथ 2 आर्टिफैक्ट्स बनाए जाएं तो कितना वक्त लगेगा। ग्नोम कहता है कि अगर अपने साथी के साथ मिलकर काम करे तो सब कुछ करने में करीब 3 दिन लगेंगे। जेफ कहता है कि वो बिल्कुल सही वक्त पर आएगा और वो जवाब देता है कि वो अपने साथी को निराश नहीं करेगा। इधर वो एक दुकान में जाने का फैसला करता है ताकि अपने लिए और जरूरी चीजें खरीदे। मर्चेंट पूछता है कि क्या महान नाइट जेफ ने उसे अपनी तवज्जो देने की कृपा की। जेफ ये भी टिप्पणी करता है कि जेफ का टेम्ड बीस्ट बहुत बढ़िया दिखता है, जिससे एबिज को चिढ़ होती है। जेफ कहता है कि वो जानवर टेम करने के लिए हाई क्वालिटी फ्रूट्स खरीदने आया है। वो कहता है कि उसे 4th और 5th लेवल जल्दी सजाने के लिए फलों की जरूरत है। मर्चेंट कहता है कि उसे पता नहीं कि ये स्पिरिट फ्रूट्स फीनिक्स एग सेने के लिए काफी होंगे। जेफ थोड़ा इंतजार करने का फैसला करता है जब उसका एज्योर बेबी स्पिरिट फ्रूट्स खाने लगता है। जेफ उसे थोड़ा धीमा करने को कहता है ताकि वो दम न घुटे और फालतू नुकसान न हो। कुछ ही पलों बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि उसके ड्रैगन की स्टैट्स फिर बढ़ गई हैं। जेफ यकीन नहीं कर पाता कि उसका ड्रैगन एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रहा है, चाहे ये पहले भी कई बार हो चुका है। वो कहता है कि बस फीनिक्स के निकलने का इंतजार करना बहुत बोरिंग है और अब मॉन्स्टर्स फार्म करने का वक्त है। वो रहस्यमय जंगल की जगह पर जाने का फैसला करता है ताकि और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स खत्म करे। वो अपने ड्रैगन को आगे भेजता है और मांग करता है कि वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। ड्रैगन इधर हवा में उड़ता है और ट्री डीमंस देखता है जो उसे भयावह रूप से जाने पहचाने लगते हैं। जेफ जमीन पर उतरता है और उन पर अच्छी तरह निशाना साधकर फायर एबिलिटीज से हमला करता है। वो अपने सभी दुश्मनों को काफी जल्दी हरा देता है क्योंकि उसकी स्टैट्स बहुत ऊंची हैं। जेफ अपने पेट की तारीफ करता है और कहता है कि वो एक लेवल और ऊपर हो गया है, जिसका मतलब है कि अब और आसान होगा। वो सुझाव देता है कि और गहरे जाएं और ज्यादा मॉन्स्टर्स को लुभाए ताकि एक साथ सबको मार सकें। इधर लोग वर्ल्ड रैंकिंग्स देखते रहते हैं और हैरान होते हैं कि जेफ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। वो समझ नहीं पाते कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स इतनी जल्दी कैसे मिल सकते हैं। वो इस बात पर बहस करने लगते हैं कि ये इंसान कितना उचित है और ये करता कैसे है।
इधर जेफ इस जगह के बॉस को मार देता है, लेकिन फिर भी मनचाहा नया लेवल नहीं मिलता। एबिज कहता है कि अंडे के निकलने का वक्त आ गया और जेफ उससे सहमत होता है। वो इन्वेंट्री से अंडा निकालता है और निकलने से पहले उसे देखने को कहता है। अंडा फिर से हिलने लगता है और जेफ मानता है कि ये बेहद रोमांचक एहसास है। धीरे धीरे अंडे में दरारें पड़ने लगती हैं और ये सिग्नल देती हैं कि कुछ महान होने वाला है। कुछ ही पलों बाद अंडा छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है और दुनिया के सामने एक नई लेजेंड प्रकट होती है। जेफ आंखें ढक लेता है क्योंकि आसमान से निकलती रोशनी की किरण उसे अंधा कर देती है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, एक खूबसूरती से चमकती हुई ग्रेसफुल फीनिक्स हवा में उड़ते देखता है। जेफ कहता है कि ये वही डिवाइन बीस्ट है जो सैकड़ों सालों से अंडे में था और कभी नहीं निकला था। इस बीस्ट की स्टैट्स की तादाद पहले तो उलझन में डाल सकती है, लेकिन वो सब बेहद अच्छी हैं। जेफ को एहसास होता है कि ये मास अटैक्स का सच्चा देवता है जो उसके ड्रैगन की पूरक बनेगी। इसके बाद वो सोचता है कि इस बच्चे को क्या नाम दे और रेड फिनिक्स नाम रखता है। रेड फिनिक्स फौरन इस नाम को खुशी से स्वीकार करती है और जोर से चिल्लाने लगती है। जेफ प्यार से उसकी गर्दन सहलाता है और बताता है कि वो उसे तकलीफ नहीं देगा और वो जरूर अच्छे दोस्त बनेंगे। जेफ उसकी अविश्वसनीय जिद और जबरदस्त स्वभाव देखता है और उम्मीद करता है कि उसका अच्छा भविष्य होगा। इसके बाद वो एज्योर बेबी की तरफ ध्यान देता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। जेफ चारों तरफ देखता है और महसूस करता है कि ये सब एक अजीब जहर की दीवार जैसा दिखता है। वो अंदाजा लगाता है कि जहरीले चूहे उस पर हमला कर रहे हैं जो जहर थूकते हैं। एज्योर बेबी फौरन उन पर दूर से आग से हमला करने लगता है ताकि उनके विनाशकारी असर में ना आए। जेफ मुड़कर कहता है कि उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं और बस यहाँ से निकलना होगा। इधर चूहे आसान शिकार की खुशबू पाकर फौरन आगे लपकते हैं उन्हें रोकने के लिए। जेफ कहता है कि यहाँ बहुत ज्यादा जहरीले चूहे हैं, इसलिए जान बचानी होगी। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे एहसास होता है कि लड़ना होगा। वो अपनी फीनिक्स को बुलाता है और उससे दुनिया को दिखाने को कहता है कि वो सच में क्या कर सकती है। फीनिक्स और ऊंची उड़ती है, जिसके बाद उसकी पूंछ गोल गोल घूमने लगती है और एक टॉर्नेडो बन जाता है। ये फायर टॉर्नेडो इतना ताकतवर है कि लगभग सभी चूहे फौरन राख हो जाते हैं। उनका कोई निशान नहीं बचता, जो अच्छी बात है क्योंकि नुकसान जेफ तक नहीं पहुंचता। सिस्टम उसे कई नोटिफिकेशंस देता है कि उसका एक्सपीरियंस बढ़ा है, जबकि वो आतिशबाजी का मजा लेता है। इधर फीनिक्स अपने मालिक को अपनी अविश्वसनीय उपयोगिता दिखाते हुए शान दिखाती रहती है। वो अपने दुश्मनों पर ताकतवर सोलर अटैक्स जारी रखती है जो बड़े दायरे में असर करती हैं। जेफ खुशी से कहता है कि ये बस अद्भुत है और उसने इससे पहले कभी इतना सुंदर नहीं देखा। उसकी रैंकिंग देखने वाले लोग फिर हैरान होते हैं कि वो एक और लेवल पर पहुंच गया। वो समझने की कोशिश करते हैं कि उसका एक्सपीरियंस बार कभी क्यों नहीं रुकता और वो एक दिन में कई लेवल्स हासिल कर लेता है। ये दुनिया भर की खबरों में सुर्खियां बनने लगता है क्योंकि ये वर्ल्ड प्रेस के लायक घटना साबित होती है। जेफ खुशी से कहता है कि उसने कई किलोमीटर के दायरे में सभी जहरीले चूहे खत्म कर दिए और 5वें लेवल पर आ गया। लेकिन उसके लिए ये एक सामान्य नतीजा है और वो आगे चढ़ते रहने का फैसला करता है। वो कहता है कि और गहरे जाना जरूरी है और जितना जल्दी हो सके लेवल 50 तक पहुंचना है। कुछ देर बाद उसके सामने फिर चूहे आते हैं, लेकिन अब वो उसके लिए कोई खतरा नहीं। इसीलिए वो एक बार फिर अपनी फीनिक्स को हमले का हुक्म देता है और रास्ते में सब कुछ तबाह करने को कहता है। वो शांति से हुक्म मानती है और हवा में उठती है ताकि उन पर बेहद गर्म सूरज की ताकत बरसाए। चूहों की कोई चाल नहीं चलती और वो गर्मी से काफी जल्दी मर जाते हैं। उसके पेट्स कुछ और बार लेवल अप करते हैं और उसे एहसास होता है कि वो लेवल 48 पर है और बहुत थोड़ा बचा है। जेफ को फौरन सिस्टम मैसेज आती है और वो तुरंत देखने का फैसला करता है। डार्फ मास्टर उससे संपर्क करता है और बताता है कि बीस्ट मास्टर सेट तैयार हो गया है। जेफ खुशी से कहता है कि तब देर करने का कोई मतलब नहीं और फौरन वापस जाना होगा। वो मेन सिटी वापस जाता है और रास्ते में कोई मुश्किल नहीं आती और कुछ घंटों का सुकून मिलता है। वो डार्फ लॉर्ड के पास जाता है और पूछता है कि क्या बीस्ट मास्टर का सेट तैयार है। मुख्य डार्फ कहता है कि वो उसे ये कलाकृति पेश करना चाहता है और आर्मर दिखाता है। वो ये भी कहता है कि फोर्जिंग के दौरान उन्हें पता चला कि इस इक्विपमेंट में छुपे हुए फंक्शंस हैं। जेफ को एहसास होता है कि इस चीज को बाहरी देखने वालों से छुपाया जा सकता है, यानी ये एक छुपा हुआ हथियार है। जेफ बीस्ट मास्टर का हेलमेट भी दिखाता है और कहता है कि इसका डिजाइन बहुत ओरिजिनल है। जेफ आर्मर पहनता है और एंजॉय करता है कि वो काले हेलमेट और लंबे पंजों वाले ग्लव्स में कितना कूल लगता है। वो ये भी समझता है कि इस सेट का बोनस बस अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है और उसकी सारी उम्मीदों से बढ़कर है।
वो ये भी समझता है कि इस इक्विपमेंट के अविश्वसनीय फायदे हैं क्योंकि वो इसकी दिखावट छुपा सकेगा। नए गैजेट सीज से खेलने के बाद वो कहता है कि काम के लिए शुक्रगुजार है, लेकिन अभी और भी काम है। कुछ देर बाद वो आम प्लेयर्स को पड़ोसी शहर में कुछ भयानक होने की बात करते सुनता है। एबिस कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और पता लगाना होगा, लेकिन जेफ कहता है कि उसके पास ज्यादा जरूरी काम है। डोलोरेस अपनी किताबें पढ़ रही होती है, तभी अचानक एक नौकर आकर बताता है कि कोई आगंतुक है। वो कहने का वक्त भी नहीं पाती कि वो बिजी है कि जेफ कहता है कि मेहमानों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। वो उससे पास के शहर में क्या हुआ ये पूछती है और बताती है कि वहां एक ग्रे मिस्ट दिखी है। डोलोरेस कहती है कि हाई टेम्पल के मुताबिक इस इन्फेक्शन का प्रकट होना किसी ईविल गॉड से जुड़ा है। जेफ कहता है कि ये एक और खिताब है जो उसने पहले नहीं सुना। डोलोरेस कहती है कि यहाँ भी ऐसे देवता हैं। जेफ हैरानी से पूछता है कि इस ईविल गॉड का नाम क्या है। डोलोरेस बताती है कि इस देवता का नाम सीक है और वो काफी खतरनाक है। जेफ इस शहर जाने की इच्छा जाहिर करता है और कहता है कि खतरे में हमेशा दौलत छुपी होती है। डोलोरेस कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी क्योंकि उसे इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है और जेफ खुश होता है। सहयोग की शर्तों पर चर्चा के बाद वो जल्द से जल्द मिलने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद सिस्टम उसे बताता है कि कोहरा तेजी से फैल रहा है। जेफ को नोटिफिकेशंस आती हैं कि दूसरे शहरों में भी गंभीर समस्याएं हैं। वो बहुत उत्सुक हो जाता है कि ये ईविल गॉड अपने इस व्यवहार से दरअसल क्या हासिल करना चाहता है। जेफ और डोलोरेस मेन सिटी के पास जमा होते हैं जहां समस्याएं हो रही हैं। वो सुप्रीम टेम्पल का छोड़ा हुआ पोर्टल खोलती है ताकि फौरन उस इलाके के मनचाहे बिंदु पर पहुंचा जा सके। जेफ कहता है कि उसके साथ सफर करना बेहद सुविधाजनक है क्योंकि उसने पोर्टल मैजिक में महारत हासिल की है। इसके बाद वो अकेले जाने और हालात का जायजा लेने के पहले कदम उठाता है। डोलोरेस उसके पीछे जाने का फैसला करती है और कहती है कि वो उसे बिना निगरानी के नहीं छोड़ेगी। पोर्टल से निकलने के बाद वो एक काफी सुखद इलाके में पाते हैं जो जन्नत के एक टुकड़े जैसा लगता है। अच्छी तरह देखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यहाँ सब कुछ हरियाली से ढका है और कोई खतरनाक निशान नहीं। डोलोरेस फौरन प्रोटैगनिस्ट को रोकती है और सुझाव देती है कि दूसरी तरफ देखे ताकि सब नजर आए। वो आगे कहती है कि ग्रे हेज उनके अंदाजे से भी तेजी से फैल रही है और जल्द ही इस जगह को भी ढक लेगी। जेफ मुड़कर कहता है कि शहर में जाने का वक्त है, लेकिन वो अकेले जाता है। मुस्कुराते हुए कहता है कि ग्रे हेज की जांच उसका काम है और वादा करता है कि वो जल्द मिलेंगे। डोलोरेस उसे शुभकामनाएं देती है और कहती है कि वो आगे उसके साथ नहीं जा सकेगी, चाहे वो कितना भी चाहे। जेफ शहर के दरवाजे पर जाता है और पाता है कि हैरानी की बात है, यहाँ बहुत कम गार्ड्स हैं। उसे लोगों की एक धारा शहर में रहने की बजाय बाहरी इलाके की तरफ जाते दिखती है। ये सभी लोग कहते हैं कि वो बहुत नाखुश हैं क्योंकि उन्होंने शहर में रियल एस्टेट खरीदी थी और सब गंवा दिया। उसे ये भी पता चलता है कि ये अभिशाप 3 खुदाइयों के बाद आया और अब सिर्फ एक लड़की जिंदा बची है। जेफ कहता है कि उसे हाई टेम्पल ने इस ग्रे मिस्ट के स्रोत की जांच के लिए भेजा है। गार्ड्स फौरन उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि वो काफी समय से ऐसे किसी इंसान का इंतजार कर रहे थे जो उनकी इस मुसीबत में मदद करे। जेफ विसर से पूछता है कि वो जानता है कि वो लड़की अभी कहाँ है और वो जवाब देता है कि वो चर्च में है। उसे सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है क्योंकि अगर वो ग्रे हेड से इन्फेक्टेड हो गया तो कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा। जेफ जानकारी के लिए शुक्रिया अदा करता है और लोग फिर उसे सावधान रहने और जान की परवाह करने की दुआ देते हैं। जेफ को पता चलता है कि लड़की का नाम आयशा है और समझता है कि उसे चर्च जाकर पता लगाना होगा। पुजारी उसे बताते हैं कि यहाँ बहुत खतरा है और जाना बेहतर है, वरना वो फोर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर होंगे। जेफ कहता है कि वो एम्पायर का वाइसकाउंट है और इस मामले की जांच करने आया है। पादरी ऐसे मामलों में माफी मांगते हैं अपने रूखे व्यवहार के लिए और उसे आगे जाने देते हैं। वो मैडम सेना के पास जाकर बताते हैं कि एम्पायर का वाइसकाउंट कोहरे की जांच में मदद के लिए यहाँ आया है। जेफ उस लड़की के सामने झुकता है और कहता है कि वो आयशा की जांच करने आया है, जिसके बाद वो उसे पीछे आने को कहती है। दरवाजा खोलते हुए वो कहती है कि ग्रे हेज बहुत संक्रामक और लाइलाज है। जेफ पूछता है कि क्या शील्ड से इससे बचा जा सकता है और सेना कहती है कि बहुत ऊंचे लेवल की शील्ड चाहिए। जेफ सोचता है कि तब चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि उसके पास वेल्थ देवता की शील्ड है। वो आयशा के पास जाता है लेकिन वो फौरन उसे पास न आने का हुक्म देती है, वरना उसका बुरा हाल होगा। वो दुखी होकर कहती है कि वो इन्फेक्टेड हो सकता है और फिर बिल्कुल कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा। जेफ एक खास शील्ड एक्टिवेट करता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, उसे सच में इन्फेक्शन नहीं हो सकता। जेफ उससे पूछता है कि क्या वो उसके हाथ में पकड़ी वायल देख सकता है और वो उसे वो आर्टिफैक्ट दे देती है। जेफ बोतल को ध्यान से देखता है और एहसास होता है कि अंदर कुछ अभिशप्त है
जो उसे नुकसान पहुंचा रहा है। वो आगे कहता है कि ये सच में एक दुर्लभ चीज है, लेकिन आयशा के लिए हानिरहित है, और पूछता है कि उसे ये कहाँ मिली। लड़की कुछ पल यादों में डूबती है, फिर कहती है कि उसे ये ग्रिफिन्स की झील पर मिली। जेफ कहता है कि उसने उसकी बहुत मदद की और कहता है कि उसे पिछले जन्म में इससे सामना हुआ था। आयशा उसे वो गोल चीज देती है और कहती है कि उसके यहाँ आने के एहसान में वो ये उसे देना चाहती है। जेफ इस कांच की गेंद को देखता है और समझता है कि ये चीज भविष्य में जरूर काम आएगी। जेफ उसके इतने उदार तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि जैसे ही कोहरे का निपटारा करेगा उसके पास आएगा। सीना पूछती है कि क्या उसके पास कोई सुराग है, और जेफ कहता है कि वो ग्रिफिन लेक की तरफ जा रहा है। सीना कहती है कि झील ग्रे मिस्ट में डूब गई है, लेकिन जेफ कहता है कि वो वहां इसे खत्म करने जा रहा है। सेना उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो सच में एक असाधारण इंसान है जो ऐसा खतरा उठाता है। कुछ देर बाद जेफ ग्रिफिन लेक की गहराई में जाता है और एहसास होता है कि नुकसान बढ़ता जा रहा है। उसे याद है कि झील सीधे उत्तर में 5 किलोमीटर से कम दूरी पर है और समझता है कि वो जल्द पहुंच जाएगा। कुछ देर बाद पता चलता है कि इस अंधेरे में और भी लोग हैं जो जिंदा बच पाए। वो समझने की कोशिश करता है कि ये कौन है और अंदाजा लगाता है कि ये हाई टेम्पल के लोग होंगे जो यहाँ आए थे। डोलोरेस कहती है कि जोखिम लेने का कोई फायदा नहीं, लेकिन आगे कहती है कि उनमें से शायद कोई भी आगे नहीं जा पाएगा। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये मुहिम शायद नाकाम होने वाली है और पीछे हटना बेहतर होगा। जेफ कहता है कि वो बस कुछ घंटे गए थे, लेकिन उसने वक्त बर्बाद नहीं किया और पहले से कुम्क ले आई। डोलोरेस उसे देखती है और पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया, अपने हैरान साथियों को नजरअंदाज करते हुए। जेफ कहता है कि जांच के दौरान उसे एक सुराग मिला और उसने ग्रिफिन लेक जांचने का फैसला किया। जेफ खुशी से कहता है कि वो सब यहीं रुकें, जबकि वो आगे बढ़ता है। डोलोरेस के साथी उससे पूछते हैं कि क्या वो लड़का सच में इतना आत्मविश्वासी है, और वो कहती है कि हाँ। वो उसकी तरफ मुड़कर कहते हैं कि वो उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दे सकती है क्योंकि वो यहाँ खड़े नहीं रह सकते। डोलोरेस कहती है कि अभी भी बहुत जोखिम है क्योंकि कोहरा मजबूत होता जा रहा है और ज्यादा नुकसान कर रहा है। वो कहती है कि अगर वो खुद वहां जाना चाहते हैं तो जो चाहें करें, और वो सिर्फ उनके जनाजे में आएगी। इधर जेफ आगे चलता रहता है और महसूस करता है कि सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है और नुकसान बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि वो लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है, क्योंकि कोहरा अपने स्रोत के पास सबसे ताकतवर होता है। बस कुछ ही मिनट लगते हैं और वो ग्रिफिन लेक तक पहुंच जाता है। चारों तरफ देखने पर उसे बड़ी तादाद में पंख और ग्रिफिन की लाशें मिलती हैं। जेफ अंदाजा लगाता है कि उसे सच में वो इन्फेक्शन का स्रोत मिल गया जिसने पूरे इलाके को तबाह किया। उसे एक अजीब केव का दरवाजा भी मिलता है जो किसी जीव के घोंसले जैसा लगता है। नीचे उतरते हुए कहता है कि ये वही केव है जिसके बारे में वो सोचता रहा था। उसे बड़ी तादाद में बैंगनी क्रिस्टल वायरस मिलते हैं जो काम आ सकती हैं। इसके बाद उसे गहराई में कहीं एक अजीब लाल चमक दिखती है और एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे यहाँ एक अंडरग्राउंड रूम मिलती है और एहसास होता है कि उसने पहले इस केव में कभी ऐसी जगह नहीं देखी। उसकी नजर एक देवता की मूर्ति के सिलहूट पर पड़ती है और एहसास होता है कि वो सही जगह आया है। वो जोर से कहता है कि ये जगह काफी भयानक लग रही है और एबिज हवा की गंदगी पर टिप्पणी करता है। जेफ ऑल्टर की तरफ ध्यान देता है और एक फिरोजी कांच की डिस्क ढूंढता है जिसका मकसद अभी पता नहीं। उसे हाथ में लेने पर एहसास होता है कि ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसे आइडेंटिफाई करके अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो ये फिरोजी डिस्क अपने पास रखता है, उसे एक जोरदार भूकंप महसूस होने लगता है। मूर्ति पूछती है कि क्या उसने होली स्पिरिट की परीक्षा देने का फैसला किया है या नहीं। जेफ हैरानी से मूर्ति को देखता है और सोचता है कि क्या ये सच में एक परीक्षा है। उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और वो अंदर खींचने लगता है, लेकिन विरोध करने का वक्त नहीं मिलता। कुछ ही पलों बाद वो एक अनजान एरीना में गिरता है जो किसी विशाल प्राचीन कोलोसियम जैसा लगता है। जेफ को एहसास होता है कि ये बिल्कुल वैसा ग्लैडिएटर एरीना है जिसके बारे में उसने इतिहास की किताबों में पढ़ा था। एबिद समझता है कि अब क्या होने वाला है और कहता है कि जेफ के लड़ते वक्त वो पीछे रहना बेहतर समझता है। हवा में एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि ये परीक्षा सिर्फ मौत या जीत पर खत्म होगी। ये आवाज जोर से ऐलान करती है कि अरीना में पहले अबकस नाम का एक विशाल लड़ाकू दाखिल हो रहा है। जेफ को नोटिफिकेशन आती है कि ये डीमन लॉर्ड लेवल का है और उसके पास शानदार स्किल्स हैं। जेफ अभी भी यकीन नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसके सामने इतने ताकतवर दुश्मन भेजे जा रहे हैं। दरअसल उसे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास ऐसे पेट्स हैं जो ऐसे दुश्मनों को अखरोट की तरह तोड़ देते हैं। वो कहता है कि ये परीक्षा रैंक अप परीक्षाओं से ज्यादा मुश्किल है और फौरन ड्रैगन बुलाता है।
ड्रैगन फौरन दुश्मन पर आग बरसाने लगता है जो रास्ते में सब कुछ पिघला देती है। वो इस तरह भी मैन्यूवर करता है कि विशाल जीव उसे अपने हथौड़े से न मार सके। जेफ खुशी से कहता है कि उसके पेट ने पहले से सबसे बुनियादी टेक्निक्स सीख ली हैं। इन टेक्निक्स की बदौलत वो मार खाए बिना अलग अलग तरफ से हमला करने में कामयाब होता है। एक निश्चित मात्रा में नुकसान उठाने के बाद विशाल मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और एक स्पेल कास्ट करता है। जेफ कहता है कि जीव की रक्षा काफी मजबूत हो गई है, जिससे उसे भेदना मुश्किल हो गया। फिर वो रेड फीनिक्स को भी बुलाता है ताकि मैदान में अपने साथियों की मदद हो। फीनिक्स फौरन अपने लक्ष्य के ऊपर चक्कर लगाने लगती है और उस पर भी आग के हमले करने लगती है। ये हमला अविश्वसनीय मात्रा में नुकसान करता है और अबैकस की हेल्थ बार लगभग पूरी तरह खत्म कर देता है। इतने नुकसान को झेल न पाने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और फिर नहीं उठता। जेफ को सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि रेड फीनिक्स की स्टैट्स बढ़ गई हैं। पास में कुछ अच्छे इक्विपमेंट के टुकड़े भी मिलते हैं जो लिए जा सकते हैं। मूर्ति अर्थली वॉरियर को बधाई देती है और कहती है कि उसने अजय अब्बाज को हरा दिया, लेकिन खुश होना जल्दबाजी होगी। वो आगे कहती है कि होली स्पिरिट एरिना की असली क्रूरता और नए दुश्मन अभी बाकी हैं। एक आवाज जोर से ऐलान करती है कि अब इलेक एरिना में दाखिल होगी और इस आदमी को सबक सिखाएगी। जेफ नई शख्सियत को देखता है जो काफी अजीब लेकिन कम भयानक नहीं लगती। जेफ को एहसास होता है कि ये एक और लॉर्ड लेवल दुश्मन है जिससे लड़ना होगा, और ये अच्छी बात नहीं। इलेक उस पर अपने पति को मारने की हिम्मत का इल्जाम लगाती है और कहती है कि वो इसकी कीमत जान देकर चुकाएगा। अब्बाज की लाश की तरफ कुछ कदम बढ़ाकर वो उसे जगाने के लिए खास मैजिक इस्तेमाल करती है। जेफ समझता है कि ऐसी प्रक्रिया को जल्दी रोकना होगा और अपने साथियों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। फीनिक्स और एज्योर ड्रैगन अपनी ताकत उस डीमन पर झोंक देते हैं जो बहुत फुर्तीला है। ये वॉर एक लॉर्ड लेवल दुश्मन को कुछ ही सेकंड में खत्म करने के लिए काफी है। जेफ कहता है कि उसे लगा था कि वो कठिन दुश्मन है, लेकिन एक ही वार से मर गया। वो उबाते हुए देखता है और कहता है कि उसने कोई इक्विपमेंट भी नहीं गिराया और मुंह फेर लेता है। अबैकस इमोर्टल जायंट के जागने की भयानक बात करता है और पूछता है कि उसका हथौड़ा कहाँ गया। जेफ को एहसास होता है कि जश्न मनाना सच में बहुत जल्दी है, क्योंकि ये मॉन्स्टर फिर उठ गया है और उसे दोबारा मारना होगा। अबाज गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जिसने उसकी पत्नी को मारा उसे तबाह करेगा। जेफ का धैर्य जवाब दे देता है और कहता है कि उसके पेट्स इन डीमंस को खत्म करें और टुकड़े टुकड़े कर दें। कुछ ही पलों बाद अबाज पर कई आग के वार होते हैं और वो आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। जेफ दुश्मन की लाश के पास जाता है और पाता है कि उसने फिर से अच्छी हाई क्वालिटी लूट गिराई है। उसे डैगर सोलरिटी मिलता है, जिसका फिजिकल इफेक्ट अभी आइडेंटिफाई होना बाकी है। मूर्ति अर्थली वॉरियर की ताकत और इरादे को होली स्पिरिट द्वारा मान्यता देने की बात करती है और एस्केंशन का रास्ता उसके लिए खुला है। मूर्ज जोर से अपोकैलिप्स की स्पिरिट को बुलाती है ताकि जरूरी रिचुअल हो सके। जेफ सोचता है कि ये अजीब मैकेनिज्म क्या है, तभी अचानक उसके पास एक अजीब सिल्यूट प्रकट होता है। जेफ इस मूर्ति को देखता है और एहसास होता है कि इस पेडेस्टल पर एक और आर्टिफैक्ट है जिसकी उसे जरूरत है। वो पाता है कि ये आर्टिफैक्ट उसी डिस्क से बहुत मिलती जुलती है जो उसने पहले उठाई थी। जेफ समझने की कोशिश करता है कि ये किस काम की है, तभी मूर्ति हिलने लगती है और उसे देखती है। अनजान जीव कहता है कि अजनबी को इस चीज को नहीं छूना चाहिए क्योंकि उसे ऐसा करने का हक नहीं। जेफ को एहसास होता है कि चारों तरफ ग्रे फॉग फैल रही है और अंदाजा लगाता है कि ये सब उस इविल गॉड का काम है जो अपनी चालें चल रहा है। एक और देवता देखकर एज्योर बेबी अवर्णनीय गुस्से में आ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। वो फौरन आगे दौड़ता है और खुद पर काबू खो देता है, जो जेफ को बहुत हैरान करता है। ऊपर उठकर ये ड्रैगन जोर जोर से चिल्लाता है ताकि अपने दुश्मन का ध्यान खींचे। वॉर इतना ताकतवर है कि मूर्ति कई टुकड़ों में बिखर जाती है और एक अजीब सिलहूट पीछे रह जाता है। जेफ इस सिलहूट को ध्यान से देखता है और एहसास होता है कि इस सारे वक्त उसके सामने कोई और नहीं था। एक करप्टेड होली स्पिरिट उसके सामने प्रकट होता है जो एज्योर बेबी की शक्ल ले लेता है और उसे विकृत कर देता है। जेफ ये भी पाता है कि इस ड्रैगन की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल बेबी जैसी ही हैं। ड्रैगन कहता है कि इस तुच्छ इंसान ने उसे हैरान किया, लेकिन अब उसे नरक के अंधेरे में गिरना होगा। जेफ कहता है कि जीव का नुकसान बढ़ रहा है और एज्योर बेबी को हमले का हुक्म देता है। इस हमले का मकसद दुश्मन की स्किल को हमेशा के लिए सील करना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। बात यह है कि मैजिक का एस्पेक्ट किसी देवता पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो बहुत ताकतवर हैं और अलग स्तर पर हैं। जेफ को पता चलता है कि देवताओं ने उसे धोखा दिया और जब बेबी ने देवता पर मैजिक कास्ट की तो उसने खुद अपनी एबिलिटी खो दी। इसके बाद वो कोई बहुत मजेदार मजाक करता है जिसका मतलब समझ नहीं आता और फीनिक्स को बुलाता है।
डार्क स्पिरिट यकीन नहीं कर पाता कि प्रोटोगोनिस्ट के पास एक दूसरा डिवाइन पेट भी है। जेफ गर्व से कहता है कि उसके दुश्मन को अचानक होश आ गया है और फिर रेड फिनिक्स को हमले का हुक्म देता है। रेड फिनिक्स अपने मालिक का हुक्म मानती है और हवा में उठती है, एक ताकतवर आग का वार तैयार करती है। इविल गॉड इस तेज हमले से बच नहीं पाता और लगभग फौरन आग में घिर जाता है। एज्योर बेबी भी पीछे नहीं रहता और मैदान में अपने साथी की मदद के लिए तैयार होता है। वो अपने दुश्मन के पास लपकता है और अपने पंजों से ताकतवर वार करके उसे 2 हिस्सों में काट देता है। किसी तरह सिर्फ 2 वारों में खत्म हुआ देवता जेफ पर इल्जाम लगाने लगता है। वो टूट जाता है और कहता है कि वो बदला लेने के लिए जरूर वापस आएगा। होली स्पिरिट कहती है कि दूसरी दुनिया के बहादुर योद्धाओं ने सीक को खदेड़कर पवित्र एरिना को आजाद किया। होली स्पिरिट ये भी कहती है कि अगर वो कभी मिले तो वो एस्केंशन के रास्ते में कदम रखने के लिए आएगी। जेफ को अपने कलेक्शन के लिए एक और डिवाइन आर्टिफैक्ट मिलता है और खुशी से ऐलान करता है। इसके बाद सिस्टम बताता है कि उसने होली एरिना की परीक्षा पूरी की और टेलीपोर्टेशन प्रोसेस शुरू होती है। इधर डोलोरेस कहती है कि फॉग का घनत्व काफी बढ़ गया है और इसका जेफ से कोई संबंध है। उसका साथी सुझाव देता है कि शायद वो मरने गया और जहर खा गया, लेकिन वो इसमें शक जाहिर करती है। कुछ ही पलों बाद फॉग अचानक काफी हल्का होने लगता है और उन्हें फौरन महसूस होता है कि सांस लेना आसान हो गया। जेफ पास में प्रकट होता है और जोर से अपने साथी का अभिवादन करता है कि वो वापस आ गया। डोलोरेस कहती है कि उसे पता था कि वो नहीं मरा और शायद अपने कामों में बेहद कामयाब रहा। वो पूछती है कि क्या हुआ और वो बताता है कि उसने देवता की मूर्ति तबाह की, जिसके बाद फॉग छट गया। डोलोरेस कहती है कि अगर उसने किसी देवता की मूर्ति तोड़ने की हिम्मत की तो उसने जरूर अपने लिए मौत का खतरा मोल ले लिया। जेफ कहता है कि उसे ताकत का स्रोत मिला, जिसका मतलब है कि उसने उसे अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करने में मदद की। डोलोरेस उसे दूसरों की मुसीबत से फायदा उठाने की कोशिश के लिए फटकारती है, लेकिन जेफ बस हंसता है। वो कहती है कि अब उसे जाना है और मेन सिटी वापस जाएगी, जिसके बाद वो अलग होते हैं। कुछ देर बाद हम उस शहर में पहुंचते हैं जो ग्रे फॉग और ताकतवर मॉन्स्टर्स से लगातार परेशान था। नागरिक गलियों में निकलते हैं और खुशी से कहते हैं कि फॉग आखिरकार सभी इलाकों से गायब हो गया और ये सबके लिए बड़ी खुशी है। एक अनजान मंदिर में एक और ड्रैगन जैसा जीव है जो जेफ की घनी डिवाइन एनर्जी महसूस करता है। ये ड्रैगन अपनी जंजीरें तोड़ पाने की बात करता है और इससे वो उत्साहित महसूस करता है। धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति धीमे धीमे हिलने लगती है, जिससे पत्थर के टुकड़े गिरने लगते हैं। कुछ ही पलों बाद ड्रैगन पूरी तरह अपनी जंजीरें तोड़ देता है और कहता है कि अब ठीक से अंगड़ाई लेने का वक्त है। सेकमेट पूछता है कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरेगा और उन्हें बेवकूफ कहता है। वो आगे कहता है कि होली स्पिरिट का एरिना पहले ही साफ हो चुका है और इस बार उसे अपने असली रूप में आना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा। इस जीव को बताया जाता है कि उसे बिना एक भी गलती के सब करना होगा, वरना अपनी सारी डिविनिटी खो देगा। सीकमेट कहता है कि वो जरूर उस अनजान इंसान पर हमला करेगा, उसे तबाह करेगा और उसे सजा देगा। इधर जेफ सीना के पास वापस आता है, जो खुशी से उसका स्वागत करती है कि उसने उन्हें आजाद किया। जेफ पूछता है कि आयशा कैसी है और लड़की बताती है कि उसकी मदद की बदौलत वो अब ठीक है। कुछ मिनट बाद शहर का मेयर कमरे में दाखिल होता है और कहता है कि वो एक बहादुर हीरो को ढूंढ रहा है। जेफ मेयर का अभिवादन करता है और कहता है कि इस पल उससे मिलकर बड़ी इज्जत है। मेयर कहता है कि उसे महान हीरो कहा जाता है और पूरे शहर की तरफ से शुक्रिया अदा करता है। कुछ देर बाद डोलोरेस यहाँ आती है और शुरू से आखिर तक पूरी कहानी सुनाती है। जेफ जोर देकर कहता है कि उसने अभी इसमें से बहुत कुछ नहीं समझा, इसलिए वो पक्के तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। मेयर उसे अपना निजी कम्युनिकेशन टोकन देता है और उम्मीद करता है कि जेफ उससे संपर्क करेगा। जेफ मेयर का शुक्रिया अदा करता है और फिर कहता है कि कभी कभी उसे सच में दूसरे लोगों की मदद की जरूरत होती है। वो कहता है कि शहर का मुखिया बनने के लिए कम से कम लेवल 100 का सबसे ताकतवर होना जरूरी है। इसके बाद वो अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। डोलोरेस कहती है कि उसे भी रिपोर्ट लेकर हाई टेम्पल वापस जाना है, जिसके बाद वो कई पोर्टल्स बनाती है। इधर वो डवर्स के पास काम निपटाने के लिए मेन सिटी वापस आता है। ग्नोम्स का नेता खुशी से उसका स्वागत करता है और जेफ कहता है कि उसे एक आइटम आइडेंटिफाई करने में मदद चाहिए। ग्नोम्स इस आर्टिफैक्ट को हैरानी से देखते हैं और जेफ पूछता है कि क्या ये चीज कुछ काम की है। वो जवाब देता है कि ये उस प्लेट जैसी लगती है जिसमें ग्नोम्स आमतौर पर खाना खाते हैं। जेफ दावा करता है कि ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, लेकिन आगे जोड़ता है कि उसने इससे पहले बस ऐसी ही औंदरा वाली प्लेट देखी है। कुछ देर बाद वो अपने ब्लैक मैकिंग के काम में लग जाता है और बताता है कि वो इसे कैसे चमकाएगा। जेफ उसे डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ काम करने के बारे में सलाह देता है।
डवर्स उसकी सलाह को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो ब्लैक मैकिंग में व्यस्त हैं और जानते हैं कि क्या करना है। जेफ सुझाव देता है कि ये आर्टिफैक्ट शायद दूसरे महान आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए। वो ये भी समझता है कि उसने पहले कभी वो आर्टिफैक्ट्स नहीं देखे जिनके लिए ये प्लेट है, लेकिन उनके बारे में किंवदंतियां सुनी हैं। वो कहता है कि फिलहाल इस आर्टिफैक्ट को छुपाया जा सकता है क्योंकि उसके लिए कोई सही चीज नहीं है। एबिज बताता है कि वो लेवल 50 के करीब है और जल्द ही एक नई प्रमोशन परीक्षा होगी जो छूटनी नहीं चाहिए। जेफ अपने पेट्स की तरफ मुड़कर कहता है कि ये उनकी स्किल्स बेहतर करने के लिए बढ़िया जगह है। वो एक पथरीले बियाबान में जाता है जो उसके देखे किसी भी हाई लेवल लोकेशन जैसा लगता जो उसने पहले उठाई थी। से पूछता है कि क्या वो सच में इतने हाई लेवल जोन में फार्मिंग करने आया। वो ये भी कहता है जो उसने पहले उठाई थी, ये देख लिया तो जो उसने पहले उठाई थी एक पाएगा। जेफ याद दिलाता है कि वो इस ब्रह्मांड का केंद्र है और कभी एक भी लड़ाई नहीं हारेगा। इसके बाद वो अपने पेट को हमले का हुक्म देता है और वो फौरन इंसेक्ट्स पर आग बरसाने लगता है। इंसेक्ट्स के रिएक्ट करने से पहले ही उन्हें हफ्जो उसने पहले उठाई थी अन से जला दिया जाता है। इसके अलावा स्कॉर्पियंस आग से बहुत डरते हैं जिससे वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। जेफ रेड फीनिक्स को बुलाता है और कहता है कि एज और बेबी किसी वजह से सामान्य से धीमा है। फीनिक्स अपनी पूरी शान दिखाने का फैसला करती है और हवा में उड़कर अपने चारों तरफ आग के कॉमेट्स बनाती है। इसके बाद ये कॉमेट्स एक विशाल गोले में बदल जाते हैं जो कुछ कुछ असली सूरज जैसा लगता है। इस गोले से निकलने वाली गर्मी कई किलोमीटर तक फैलती है और आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। ये फीनिक्स सच में बड़े पैमाने पर तबाही का हथियार है जो एक बार पंख फड़फड़ाने सजो उसने पहले उठाई थी एती है। जेफ खुशी से ये देखता है और एहसास होता है कि ये मास अटैक्स बस अद्भुत हैं। उसे उस लड़ाई के एक्सपीरियंस के बारे में कई सिस्टम नोटिफिकेशंस आती हैं। जेफ को लेवल 50 पर एक और स्किल भी मिलती है और खुश होता है कि अब वो दुश्मनों को गोल्ड के लिए एनालाइज कर सकता है। वो गर्व से कहता है कि अब कोई भी कंट्रोलेबिलिटी उस पर असर नहीं करेगी। अगली परीक्षा की तैयारी पूरी करके फैसला करता है कि उस जोन में जाने का वक्त आ गया। जल्द ही वो कुछ काम निपटाने के लिए मेन सिटी वापस लौटता है। जेफ कहता है कि पूरी ड्रैगन और फीनिक्स की एम्पायर में सिर्फ 5 वर्ल्ड ऑन टेम्पल्स हैं जहां परीक्षाएं दी जाती हैं। वो शहर के मेयर के पास जाता है और कहता है कि उसे किसी काम से कैपिटल जाना है। मेयर बताता है कि दुर्भाग्य से कैपिटल का पोर्टल अनोमैलस इन्वेजन के दौरान तबाह हो गया और जेफ को अफसोस होता है। वो आगे जोड़ता है कि अफवाह है कि डचेस के पास एक गुप्त पोर्टल है, सोफी की तरफ इशारा करते हुए। जेफ कहता है कि वो दरअसल उसे जानता है, इसलिए उसका सहयोग जरूर मिल सकेगा। इसके लिए वो फौरन उसके निवास पर जाता है। सोफी खुशी से उसका स्वागत करती है और कहती है कि अगर वो कुछ और दिन गायब रहता तो वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा देती। जेफ उसका हाथ चूमता है और कहता है कि इंतजार खत्म हुआ और वो सच में उससे एक जरूरी बात करने आया है। वो रहस्यमय पोर्टल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसे जल्दी कैपिटल पहुंचना है। सोफी फौरन मान जाती है और कहती है कि वो उसके पीछे आए और ये पोर्टल काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ। वो दावा करती है कि आखिरी बार उसने इसे तब एक्टिवेट किया था जब वो छोटी लड़की थी और ये जरूरी नहीं कि अब भी काम करे। इसके बाद उसे एक खास लीवर मिलता है जो पोर्टल के जादुई मैकेनिज्म्स को चालू करता है। जेफ खुशी से उसकी तारीफ करता है जब पता चलता है कि पोर्टल अभी भी काम कर रहा है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया। जेफ कहता है कि उसे पता नहीं कैसे शुक्रिया अदा करे और वादा करता है कि परीक्षा देने के बाद जल्दी वापस आएगा। सोफी उसे कहती है कि उसे जरूर वापस आना होगा और प्यार भरी नजरों से उसे देखती है। जेफ एक विशाल किले में प्रकट होता है और फौरन कई गार्ड्स उसके सामने आ जाते हैं। वो हैरानी से उसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो अचानक यहाँ कैसे आया और क्या कर रहा है। जेफ बताता है कि वो लेडी सोफिया की सरपरस्ती में मेन सिटी से यहाँ आया है। वो ये भी कहता है कि वो वाइस काउंट है और गार्ड्स फौरन अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगते हैं और हथियार नीचे कर लेते हैं। जेफ उन्हें और अदब से बात करने को भी कहता है और पूछता है कि टेम्पल कहाँ है। इसके बाद एक गार्ड मुड़कर कहता है कि वो खुद उसे टेम्पल तक पहुंचाएगा। वो पूछता है कि क्या वो लेवल 50 की परीक्षा देने आया है और जेफ इसकी पुष्टि करता है। वो बताते हैं कि आमतौर पर इस टेम्पल का रास्ता छोटा नहीं होता, लेकिन उसके खिताब की वजह से वो सीधे वहां जा सकता है। जेफ गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए शुक्रगुजार होता है और फिर ध्यान से चारों तरफ देखता है। उसे एक विशाल टेम्पल मिलता है और एहसास होता है कि इस इमारत का आकार वाकई उचित है। टेम्पल के पीछे वर्ल्ड ट्री उठती है और अगर उसकी चोटी पर चढ़ जाओ तो देवताओं का आशीर्वाद मिल सकता है। कुछ देर बाद उसके सामने कई पुजारी आते हैं और सीधे उसकी तरफ बढ़ते हैं। उनमें से एक एबोटियस नाम से अपना परिचय देता है
और बताता है कि वो टेम्पल की एग्जीक्यूटिव सर्विस का 5वां रैंक है। वो पूछता है कि वो कौन सी परीक्षा देने वाला है और जेफ बताता है कि वो एबिस में जा रहा है। एबोडियस उसे चेतावनी देता है कि लेवल 50 की परीक्षा पिछली सभी परीक्षाओं से कहीं ज्यादा मुश्किल है। जेफ कहता है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसने अपना फैसला कर लिया है और उसे पोर्टल तक पहुंचाया जाता है। कुछ देर बाद एक अनजान आदमी उसके किसी पैटर्न के पास आता है और बताता है कि उसके पास खबर है। वो पूछते हैं कि उसने इस तरह क्यों बुलाया, और वो जवाब देता है कि जेफ कैपिटल आ गया है। अरिस्टोक्रेट कहता है कि उस लानती नौसिखिए ने कैपिटल आने की हिम्मत कैसे की, और फिर बताया जाता है कि वो अकेला नहीं है। ये आदमी निकला वो प्रिंस जिसके रिप्रेजेंटेटिव को हाल ही में मारा गया था, और वो जेफ से बदला लेने का फैसला करता है। गार्ड बताता है कि वो फिलहाल सुप्रीम टेम्पल में है और उसकी बड़ी शोहरत है, इसलिए खुला हमला नामुमकिन है। प्रिंस कामी कहता है कि उसे जो कहा गया वो करना होगा और बाकी वो खुद देख लेगा। इधर वो उस टेस्टिंग ग्राउंड की जगह पर पहुंचते हैं जहां परीक्षा देने के चाहने वाले सभी लोग पहुंचते हैं। जेफ कहता है कि ये चैलेंज सच में अजीब है और इसमें छोटे मॉन्स्टर्स भी नहीं हैं। कुछ ही पलों बाद उसे हवा में डार्क एनर्जी का एक अजीब थक्का दिखता है और समझने की कोशिश करता है कि ये कौन सा जीव है। ये थक्का नीचे गिरता है और एक जोरदार धमाका करता है जिसकी शॉक वेव रास्ते में सब कुछ उड़ा देती है। जैसे ही धुआं छूटता है, साफ होता है कि उसके सामने एक काला डेथ टाइगर खड़ा है जो उड़ सकता है। इस मॉन्स्टर की स्टैट्स अप्राप्य स्तर पर हैं और ये एक लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर है। जेफ को एहसास होता है कि पहला जीव जो उसके सामने आया वो एक लॉर्ड लेवल बॉस था और ये प्रभावशाली है। फौरन इसके बाद वो तेजी से लड़ाई में कूदता है और एज्योर बेबी को इस बॉस की ताकत परखने का हुक्म देता है। ड्रैगन फौरन आसमान में उड़ता है और दुश्मन पर आग की ताकतवर धाराएं बरसाने की तैयारी करता है। नुकसान काफी है और जेफ कहता है कि इसे जल्द से जल्द ठीक से भूनना होगा। टाइगर इस बात से चिढ़ता है कि कोई परेशान करने वाला जीव उसे इतना नुकसान पहुंचा रहा है और जवाबी हमला करने की कोशिश करता है। वो दुश्मन को पकड़ने के लिए हवा में उछलता है, लेकिन ड्रैगन उड़ जाता है। फौरन इसके बाद वो दुश्मन को दबाने और नुकसान पहुंचाने के लिए एक भयानक दहाड़ का इस्तेमाल करता है। ये एबिलिटीज दुश्मन के बचे हुए हेल्थ पॉइंट्स खत्म करने के लिए काफी हैं। बस कुछ ही पलों बाद एक और बहुत ताकतवर दुश्मन अविश्वसनीय आसानी से खत्म हो जाता है। जेफ पास आता है और देखता है कि मॉन्स्टर ने क्या गिराया और हवा में एक तलवार तैरती देखता है। उसे ब्लैक डार्कनेस स्वॉर्ड और साथ में एक खास हाई रैंकिंग रिंग मिलती है और फैसला करता है कि ये उसके काम आएगी। वो आगे जोड़ता है कि और इनाम पाने के लिए इस चैलेंज की गहराई में और उतरना होगा। टेम्पल के लोग इस परीक्षा को ध्यान से देख रहे हैं और जेफ की अविश्वसनीय तरक्की देख रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा कि वो अब नॉर्मल टाइप लॉर्ड बॉस को इतनी जल्दी खत्म कर पाया। उनमें से एक कहता है कि इसे शांति से देखते रहना जरूरी है क्योंकि ये बहुत दिलचस्प उम्मीदवार है। वो कहता है कि लेवल 50 की परीक्षा कोई मजाक नहीं है। इधर जेफ के सामने एक और जीव आता है, लेकिन वो बिना डरे उससे लड़ने जाता है। एल्डर्स हैरानी से देखते हैं और समझते हैं कि ये लड़का किसी पागलपन की रफ्तार से परीक्षा दे रहा है। वो उन जीवों को ध्यान से देखते हैं जो लड़ने आ रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अजीब मॉन्स्टर्स कौन से हैं। कुछ और पलों बाद क्रिस्टल बॉल से तस्वीर पूरी तरह गायब हो जाती है और वो निगरानी की क्षमता खो देते हैं। वो अंदाजा लगाते हैं कि ताकत बहुत ज्यादा थी और उनका सर्विलांस सिस्टम इसे झेल नहीं पाया और टूट गया। स्क्रीन अचानक काली पड़ जाती है और एल्डर्स सोचते रह जाते हैं कि अब क्या करें। इधर जेफ कहता है कि एबिस की परीक्षा सच में कमजोरों के लिए है और एबिस उसे पीछे हटने की सलाह देता है। जेफ बताता है कि पिछले 2 बॉसेस मोनार्क लेवल के थे और आखिरी शायद इमॉर्टल लेवल का होगा। एबिस कहता है कि तब तो उसे अपने ठिकाने में बंद रखना बेहतर होगा क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। जेफ विशाल किले की तरफ बढ़ता है और कहता है कि वक्त बर्बाद करने का मौका नहीं, आगे बढ़ना जरूरी है। दरवाजा खोलने पर उसे नोटिफिकेशन आती है कि वो डेडली थ्रेट जोन में दाखिल हो गया है और फौरन निकल जाए। जेफ बेखौफ उस अंधेरे में झांकता है ताकि आखिरकार पता चले कि वहां कौन सा जीव रहता है। विशाल सिलहूट के पास जाने पर एहसास होता है कि ये सच में इमॉर्टल लेवल का जीव है। ये जीव काफी प्रभावशाली दिखता है और उसके पास एक अजीब मुखौटा है जो किसी महान खलनायक का संदर्भ देता है। उसके सामने एक एबिजल इन्वेडर खड़ा है जिसके पास भयावह स्तर की शारीरिक और आध्यात्मिक ताकत है। जेफ अपने दुश्मन का विश्लेषण करता रहता है और महसूस करता है कि उसका गोल्ड अविश्वसनीय रफ्तार से घटता जा रहा है, लेकिन इससे वो अपने दुश्मन की सभी टैलेंट्स और पैसिव स्किल्स के बारे में जान सकता है। चाहे वो जानता है कि इस दुश्मन की स्किल्स सच में प्रभावशाली हैं, फिर भी मानता है कि उसे गिरना ही होगा।
मॉन्स्टर गंभीर आवाज में कहता है कि जो भी वर्जित भूमि पर कदम रखेगा वो राख हो जाएगा। जेफ को एहसास होता है कि वक्त बर्बाद नहीं करना और अपने पेट को फौरन लड़ाई में कूदने का हुक्म देता है। वो रेड फीनिक्स को भी बुलाता है क्योंकि लेवल 50 की परीक्षा कभी फेल नहीं हो सकती। लेकिन जब हमले अपने लक्ष्य पर लगते हैं तो वो अचानक घुलने लगते हैं और कोई नुकसान नहीं करते। जेफ समझने की कोशिश करता है कि क्या ये इवेजन था, हालांकि ये भी उसे बेहद मुश्किल लगता है। मॉन्स्टर दोबारा हमला करने का फैसला करता है और दूर से रेंज्ड अटैक से वार करता है। जेफ को एहसास होता है कि ये वार उसके प्यारे पेट पर है और उसे जल्दी डॉज करने को कहता है, लेकिन उसका पेट इतना फुर्तीला और तेज साबित नहीं होता और पीठ पर काफी नुकसान खाता है। इसके बाद वो फौरन दुश्मन को स्टन करने के लिए जोरदार दहाड़ से जवाबी हमला करता है। विशाल रेड फिनिक्स के साथ मिलकर वो अपने हमले जोड़ते हैं और दुश्मन को हिलने नहीं देते। ये नुकसान दुश्मन पर मैजिक बैन लगाने और स्पेल्स कास्ट करने की क्षमता छीनने के लिए काफी है। इस परीक्षा का बॉस कहता है कि वो किसी भी तुच्छ नश्वर को बेकार गारे में बदल देगा। उसका मुखौटा धीरे धीरे उठने लगता है और उससे तेज एनर्जी की एक ताकतवर धारा बाहर आने लगती है। ये एनर्जी बाहर से इतनी ताकतवर लगती है कि केव की पत्थर की छत को भेद सकती है। जेफ को एहसास होता है कि बॉस अपनी अल्टीमेट एबिलिटी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए जल्दी काम करना होगा। समस्या ये है कि उसके पेट्स एक डोम के अंदर फंसे हैं जो अभी बनाया गया है। जेफ कहता है कि अगर ये कमीना अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करेगा तो 100% प्योर डैमेज होगा। वो हमले पर जाने का फैसला करता है और गोल्डन मनी शील्ड को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हॉर्न के साथ मिलाकर आगे बढ़ता है। वो आगे दौड़ता है उम्मीद रखते हुए कि बैरियर तोड़ने पर उसके पेट्स भाग सकेंगे, लेकिन आर्मर बहुत मजबूत साबित होता है और उसे पीछे फेंक देता है। फिर भी उसके पास सोचने का वक्त है। जेफ को एहसास होता है कि जल्दी काम करना होगा वरना उसके कीमती पेट्स बस गायब हो जाएंगे। इधर एबिसल इन्वेडर डोम हटाता है और पेट्स को खींचने के लिए एक ताकतवर टॉर्नेडो बनाता है। वो जोर से और गुस्से से बोलने लगता है कि वो इन तुच्छ कीड़ों को निगल जाएगा और उन्हें अंधेरे में भेजेगा। जेफ फैसला करता है कि उसे रिचार्ज स्टोन का इफेक्ट एक्टिवेट करना होगा और दोबारा कोशिश करनी होगी। इस बार उसका ताकतवर वार विशाल डोम में एक दरार बनाने के लिए काफी है। डोम फिर टूट जाता है और जीव बेकार में एनर्जी खर्च करता रहता है, बार बार बनाता और हटाता रहता है। प्रोटैगनिस्ट के पेट्स आजाद होते हैं और अब मौत से बचने का मौका मिलता है। तीनों मुड़ते हैं और अविश्वसनीय रफ्तार से उल्टी दिशा में भागने लगते हैं। जेफ को एहसास होता है कि ये परीक्षा दरअसल उसे दूसरों से ज्यादा मुश्किल लग रही है। दूसरे कमरे में उसे एक समस्या मिलती है और बस एक आदमी से मिलता है, लेकिन समझता है कि यहाँ कोई मदद नहीं करेगा। अपनी हालत देखकर एहसास होता है कि इस वार ने उसके 10 मिलियन से ज्यादा गोल्ड खर्च करवा दिए। ये हमला बॉस का सबको अपने साथ ले जाने का एक आत्मघाती प्रयास था, लेकिन नाकाम रहा। जेफ पास जाता है और अफसोस से कहता है कि इस बॉस ने कुछ गिराया नहीं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ अबिस का एक और टुकड़ा है। इसे इन्वेंट्री में उठाने पर एहसास होता है कि उसके पास इस अजीब पजल के पहले से 5 टुकड़े हो गए हैं। इन फ्रैगमेंट्स से निकलने वाली अविश्वसनीय चमकदार रोशनी को देखते हुए वो रहस्य सुलझाने के करीब है। पत्थर हिलने लगते हैं और फ्रैगमेंट्स आखिरकार मिलकर एक छेद बनाते हैं और कुछ अद्भुत बनाते हैं। कुछ ही पलों बाद और कुछ चमकीली फ्लैशेस के बाद प्रोटैगनिस्ट के हाथ में एबिस की दरारदार चाबी प्रकट होती है। जेफ सोचता है कि ऐसी अनोखी चीज से आखिर क्या खोजा जा सकता है, क्योंकि वो इसे पहली बार देख रहा है। सिस्टम सभी प्लेयर्स को नोटिफाई करता है कि जेफ ने परीक्षा पास की और स्पेशल सिस्टम बैटल जोन्स खुल गए हैं। ये सिस्टम लेवल 50 से ऊपर के हाई लेवल प्लेयर्स को कीमती आइटम्स देने के लिए बनाया गया है। वो फैसला करते हैं कि उन्हें जल्दी लेवल अप करना होगा ताकि ताकतवर बने और इन कॉम्बैट जोन्स में जा सकें। जेफ हाई टेम्पल वापस आता है और सोचता है कि कोई क्यों नहीं है। तभी अचानक एक अजीब शोर सुनता है। उसे परीक्षा के निरीक्षक सर्विलांस इक्विपमेंट ठीक करने की कोशिश करते सुनाई देते हैं और पास जाने का फैसला करता है। टेम्पल के अधिकारी कहते हैं कि उन्हें हमेशा लगता था कि वहां अच्छा सिग्नल होगा, लेकिन वो गलत थे। जेफ पूछता है कि वो वहां क्या कर रहे हैं और वो जवाब देते हैं कि जेफ की परीक्षा देख रहे हैं। जेफ उन्हें बताता है कि दुर्भाग्य से अब देखने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो परीक्षा पास कर चुका है। यहाँ जमा हुए सभी लोग हैरानी से अजनबी की तरफ मुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है। काफी जल्दी वो मेन कैरेक्टर को पहचान लेते हैं जो इतनी मुश्किल परीक्षा पास कर पाया। जेफ कहता है कि उसे अभी तक इनाम नहीं मिला और मांग करता है कि जल्द से जल्द दिया जाए। ज्यादातर लोग एबिस को देखते हैं और पूछते हैं कि उस मेंढक के साथ परीक्षा कैसे पास की।
उससे ये भी पूछा जाता है कि आखिरी बॉस कैसा दिखता है और वो बताता है कि बॉस इमॉर्टल लेवल का था। निरीक्षक कहते हैं कि ये बस अविश्वसनीय है और जेफ की दिखाई गई अविश्वसनीय ताकत से वो अभिभूत हैं। चीफ मिनिस्टर सावधानी से प्रोटोगोनिस्ट से मुखातिब होता है और उसे पीछे आने को कहता है। जेफ उसे परीक्षा के इनाम की याद दिलाता है, लेकिन ग्रेट एल्डर उसे कुछ देर के लिए भूल जाने को कहता है। वो कहता है कि वो उसे वर्ल्ड ट्री के पास ले जाएंगे ताकि वो उस ट्री का आशीर्वाद ले सके। जेफ अपनी मंजिल पर पहुंचता है और हैरानी से पेड़ को देखता है और सोचता है कि क्या ये कोई देवता है। ग्रेट एल्डर बताता है कि ये बिल्कुल देवता नहीं, बल्कि बस डिवाइन ट्री की इच्छा शक्ति का वास्तविकता में प्रतिबिंब है। इसके बाद वो उसे सलाह देता है कि विरोध न करे और उस आशीर्वाद को स्वीकार करे जो उसे मिलने वाला है। वो कहता है कि आशीर्वाद के दौरान बस इंतजार करना होगा और वादा करता है कि वो अपनी उपस्थिति से परेशान नहीं करेंगे। जेफ उस विशाल पौधे को ध्यान से देखता है और सोचता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही पलों बाद वास्तविकता बदलने लगती है और जेफ को लगता है जैसे पेड़ और भी बड़ा हो गया। कमरे में एक तेज फ्लैश बनती है और वो फौरन आंखें बंद कर लेता है ताकि नजर न जाए। लेकिन जब होश आता है तो एहसास होता है कि पेड़ ने ग्रेट टेम्पल की छत तोड़ दी है। वो समझता है कि ये डिवाइन ट्री की इच्छा शक्ति का प्रकटन है जो पूरी तरह खुल गई है। उसे पता चलता है कि इस पेड़ की शाखाएं बहुत सारे पवित्र बीजों से भरी हैं जो जीवित प्राणियों को पोषण देते हैं। बहुत पहले ये बीज नीचे गिरे थे और उन्होंने यहाँ रहने वाली अनेक प्रजातियों को जन्म दिया। डवर्स एंड जायंट्स, ड्रैगन्स और गॉब्लिन्स सब प्रकट हुए और ये सब लोग अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ने लगे। आसमान में ड्रैगन्स, कृत्रिम मैकेनिज्म्स चलाने वाले डवर्स और प्रकृति की ताकतों पर हुक्म चलाने वाले एल्व्स यहाँ एक साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन महाद्वीप पर अजनबी आए जिन्होंने खुद को देवता बताया और आज्ञाकारिता की मांग की। इन झूठे देवताओं की वजह से कई जातियों ने सिर झुका दिया, लेकिन ड्रैगन्स ने नहीं झुके। ये खूनी नरसंहार लंबे समय तक चलता रहा, जब तक एक दिन महाद्वीप के बाहरी इलाके अंधेरे में नहीं डूब गए। जेफ को एहसास होता है कि इन दृश्यों का मतलब है कि एनोमैल्स इन्वेजन किसी तरह ईविल गॉड से जुड़ा है। पेड़ उससे मुखातिब होता है और मांग करता है कि वो डार्कनेस के इस हमले को रोकने के लिए पवित्र बुद्धि के निशान ढूंढे। जेफ हैरानी से उस अजीब पौधे को देखता है और पूछता है कि इस सब का क्या मतलब है। इसके बाद उसे एक तोहफा मिलता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे सेलेस्टियल ओरेकल मिला है जो उसे जरूरी चीजें ढूंढने में मदद करेगा। पेड़ फिर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, इशारा करते हुए कि उसका प्रकटन जल्द खत्म होगा। जेफ को कई आशीर्वाद मिलते हैं जो उसकी स्टैट्स को और बढ़ाते हैं। जेफ एक बार फिर कहता है कि ये बूस्ट्स उसे असली धोखाधड़ी लगती हैं, लेकिन उसके लिए ये पहले से स्टैंडर्ड है और अभी तक एक भी ऐसा एनहांसमेंट नहीं आया जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सभी उचित सीमाओं से आगे ना हो। जेफ कहता है कि उसके पास पहले से गोल्डन शील्ड है और अब उसी जगह पुनर्जन्म लेने की एबिलिटी भी है। कमरे से निकलने के बाद उससे पूछा जाता है कि कैसा रहा और वो बताता है कि सब बढ़िया था। हाई एल्डर कहता है कि अगर पेड़ ने उसे मान लिया तो अब वो उनके श्राइन का दोस्त है। वो ये भी कहता है कि अगर वो कभी उनसे जुड़ना चाहे तो वो हमेशा खुश होंगे और उसे परीक्षा पूरी करने का इनाम देता है। जेफ को अपना बैज अपग्रेड करने और स्किल्स पाने के लिए डिवाइन स्टोन ऑफ वेलर मिलता है। इसके बाद वो उन्हें हाथ हिलाकर कहता है कि अगर उनका उससे और कोई काम नहीं तो वो जाएगा। इधर वो कुछ देर के लिए टेम्पल से निकलते हैं और उस शहर में पहुंचते हैं जहां ड्रैगन और फीनिक्स का साम्राज्य है। कई गार्ड्स 2 योद्धाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और शहर के लोगों को रास्ता देने और दखल न देने का हुक्म देते हैं। इस गार्ड्स के दल का नेता लैंसली है, जिसकी ठंडे खून वाले हत्यारे की काफी बदनाम रेप्यूटेशन है। लैंसली टेम्पल को देखता है और सोचता है कि ये आदमी अभी तक क्यों नहीं निकला, क्योंकि उसे किसी को मारना है। वो उसे बताते हैं कि खुद को काबू रखना होगा, क्योंकि अगर प्रिंस का डील बिगड़ा तो कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। लैंसली कहता है कि उसे इस बदमाश से निपटना है और बाकी सब उसके पकड़े जाने के बाद तय होगा। वो कहता है कि यहाँ डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये इंसान बस लेवल 50 का है और कोई खतरा नहीं। कुछ देर की सावधान निगरानी के बाद उन्हें आखिरकार एक आदमी दिखता है जो बिल्कुल जेफ जैसा लगता है। लैंसली आगे बढ़ने की बात करता है क्योंकि वो इस आदमी से जल्दी निपटना चाहता है। जेफ पूछता है कि वो कौन है और लैंसली जवाब देता है कि उसे अजीब लगता है कि वो उन्हें नहीं पहचानता। इसके बाद वो कहता है कि वो ट्राइब्यूनल का अधिकारी है और उन्हें जेफ के यहाँ गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की खबर मिली है। ग्रेट एल्डर कहता है कि वो फौरन जाने की मांग करते हैं, हालांकि उन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं। हाई एल्डर ये भी कहता है कि मिस्टर जेफ ने लेवल 50 की परीक्षा पास की है और अब वो श्राइन का दोस्त बन गया है।
लैंसली हैरान होकर समझने की कोशिश करता है कि इतने छोटे लड़के ने इतनी अविश्वसनीय ताकत कैसे हासिल की। नाइट ये भी कहता है कि वो प्रिंस कुरामी के हुक्म पर एम्पायर के हीरो को बधाई देने आए हैं। नाइट कहता है कि इस लेवल की परीक्षा पास करना अविश्वसनीय ताकत है जो तारीफ के काबिल है। जेफ अपने वार्ताकारों का मजाक उड़ाने का फैसला करता है और कहता है कि उन्हें उसके सामने नाचना चाहिए। लैंसली हैरानी से उसे देखता है और कहता है कि ये बहुत गंभीर मांग है, लेकिन एल्डर उसका साथ देता है। नाइट सुझाव देता है कि ऐसे प्रशंसा के प्रदर्शन से बचना बेहतर होगा। जेफ ग्रेट एल्डर से शिकायत करता है जो इन लोगों पर दबाव डालने लगता है और दावा करता है कि ये ईश निंदा है। लांसली को एहसास होता है कि अगर उसने एल्डर ओर की मांग मानने से इनकार किया तो बहुत मुसीबत होगी। वो जल्दी से नाइट के पास जाता है और कहता है कि वो फिर भी एम्पायर के हीरो की इच्छा पूरी करेगा और नाचेगा। जेफ उन्हें रोकता है और पहले ये लोग सोचते हैं कि वो आखिरकार उन पर रहम कर रहा है, लेकिन वो मेन कैरेक्टर को अच्छी तरह नहीं जानते क्योंकि उसे अपने शिकार को लंबे समय तक सताना बहुत पसंद है। वो उन्हें मेन स्क्वायर जाने का हुक्म देता है ताकि सभी लोग उन्हें देखें और हंसें। कुछ देर बाद बहुत से दर्शक हैरानी से दो अरिस्टोक्रेट्स को एक अजीब नाच करते देखते हैं। वो फौरन लैंसली पर हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि इस बदमाश को ऐसा सबक किसने सिखाया होगा। वो ये भी कहते हैं कि लगता है आसमान भी बुरे लोगों को सजा देता है और कहते हैं कि ये अच्छा नाच रहे हैं। लैंसली इधर उस अपमानजनक सजा की वजह से गुस्से से जल रहा है जो उसे इस बदमाश के हाथों मिली। वो मन ही मन कसम खाता है कि वो इस अविश्वसनीय अपमान का बदला जरूर लेगा और उसे तबाह करेगा। इधर जेफ फैसला करता है कि उसे लेवलिंग अप जारी रखने के लिए बैटलफील्ड वापस जाना होगा। एबिस कहता है कि बैटलफील्ड बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन जेफ कहता है कि वो जरूर संभाल लेंगे। वो याद दिलाता है कि साथ मिलकर वो पहले भी बहुत सारी रुकावटें पार कर चुके हैं और कभी तकलीफ नहीं उठाई। वो फौरन पोर्टल में कूदता है और चारों तरफ देखता है ताकि समझे कि किस जगह पहुंचा है और क्या करना है। उसके सामने एक सच्चा बेयाबान है जो किसी गंभीर लड़ाई के निशानों और बेजान लाशों से बिखरा है। जेफ खुद को लिमिट्स के शहर में पाता है और एहसास होता है कि ये वही जगह है जहां उसे अपनी स्किल्स सुधारनी है। एक विशाल नाइट उसके पास आता है और पूछता है कि उसने फैसला किया है कि किस कोर में शामिल होगा। जेफ बताता है कि अभी फैसला नहीं किया और उसे सिटी गार्ड कॉर्प्स की सिफारिश की जाती है क्योंकि वहां सुरक्षित है। वो उसके आर्मर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये लेवल 50 का गोल्ड इक्विपमेंट है। जेफ पूछता है कि क्या वहां सच में सुरक्षित है और वो बताता है कि वो 1 साल से यहां जिंदा रह पाया है। जेफ कहता है कि बहुत ज्यादा सुरक्षित जगहें उसे सूट नहीं करती, इसलिए वो अकेले काम करेगा। गार्ड हैरानी से पूछता है कि क्या वो लोन वुल्फ की तरह काम करेगा और वो जवाब देता है कि हाँ। इसके बाद जेफ पूछता है कि क्या उसे पता है नजदीकी फोर्ज कहाँ है। नाइट बताता है कि शहर के दरवाजे से पश्चिम जाओ और वहां एक पुरानी फोर्ज है जो जल्दी काम करती है। जेफ जानकारी के लिए शुक्रिया अदा करता है और एक गार्ड कहता है कि इस लड़के के दिमाग में बिल्कुल अक्ल नहीं है। दूसरा गार्ड कहता है कि ये लड़का समझदार लगता है और उम्मीद करता है कि वो इस बैटलफील्ड पर नहीं मरेगा। कुछ देर बाद कहानी उस फोर्ज पर जाती है जहां पहले से एक बड़ी भीड़ जमा है। जेफ खुश है कि उसे ये जगह मिली, लेकिन फौरन लंबी लाइन देखकर निराश हो जाता है। फिर भी खुश है कि अपने स्टेटस की बदौलत वो बैज दिखाकर लाइन स्किप कर सकेगा। पहले वो उसे नहीं समझते और पूछते हैं कि वो कौन है और क्यों सोचता है कि लाइन स्किप करेगा। कुछ ही पलों बाद स्थानीय निवासी सबको चुप रहने की सलाह देते हैं क्योंकि जेफ के पास बैज है। ब्लैकमिथ आते हुए हीरो की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या ये सच में वेलोर का निशान है। वो अंदाजा लगाता है कि उसके सामने एक ऐसा हीरो है जिसने नरक जैसी लेवल परीक्षा पास की है, इसीलिए वो इज्जत का हकदार है। जेफ कहता है कि सच में ऐसा ही है और हैरान होता है कि अंधे ब्लैकस्मिथ ने उस निशान को कैसे पहचाना। ब्लैकस्मिथ कहता है कि वो इस बैज की ताकत महसूस करता है और जेफ उसे अपग्रेड करने को कहता है। ब्लैकस्मिथ बताता है कि अगर वो बैटलफील्ड जा रहा है तो उसकी एक छोटी सी गुजारिश है और जेफ उदारता से सुनता है। ब्लैकमैथ दावा करता है कि उसका बेटा जॉन कुछ दिन पहले लॉर्ड के जंगल में गया था और कभी वापस नहीं आया। वो उसके बेटे को ढूंढने और लिवर रैंक आर्टिफैक्ट्स के लिए इनाम का वादा करता है और जेफ नए हिडन क्वेस्ट को देखकर उत्साहित हो जाता है। दूसरे प्लेयर्स दावा करते हैं कि होली लेजियन भी इस बैटलफील्ड में नहीं जाती क्योंकि बहुत खतरनाक है। जेफ कहता है कि वो ये टास्क लेगा जिसके बाद ब्लैकमैथ को जल्दी करने का हुक्म देता है और वो पूरा करता है। बाकी निवासी चमकते आइकन्स को हैरानी से देखते हैं और यकीन नहीं कर पाते। ये आइकन सच में सूरज से ज्यादा चमकता है और उसे एनहांस करने के लिए बनाया गया छोटा पत्थर भी।
ब्लैकमिथ इधर कहता है कि उसने एम्बलम अपग्रेड करना पूरा कर लिया और अपग्रेड बैज दे देता है। जेफ मिला हुआ बैज देखता है और कहता है कि ये कूल है, क्योंकि डिवाइन स्टोन वाला एम्बलम सभी उम्मीदों से बढ़कर निकला। इसके बाद वो मुड़कर कहता है कि वो लॉर्ड के जंगल में उसके बेटे को ढूंढेगा, और ब्लैकमिश शुक्रिया अदा करता है। उसे देखने वाले लोग हैरानी से पूछते हैं कि क्या वो सच में वहां अकेले जाएगा, क्योंकि खतरनाक है। जेफ को सेक्रेड रिफ्ट के आर्टिफैक्ट के बारे में एक असामान्य सुराग मिलता है और एहसास होता है कि आगे बढ़ना होगा। लकड़ी का एक टुकड़ा उसे बताता है कि जंगल में जाना होगा, और जेफ पहेली समझने की कोशिश करता है। इसके बाद वो थोड़ा इंतजार करने का फैसला करता है, क्योंकि अभी ठीक से लेवल अप करना जरूरी है। कुछ देर बाद वो उस विशाल ब्याबान के दरवाजे पर पहुंचता है जहां कॉम्बैट जोन है। गार्ड्स बताते हैं कि दाखिल होने के लिए रजिस्टर करना होगा, और वो अपना नाम देता है। वो बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन पूरी हुई और उसे एक टोकन देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे हमेशा अपने पास रखे। जेफ अकेले आगे बढ़ता है और गार्ड्स उसकी लापरवाह हरकत पर लंबी चर्चा करते हैं। जेफ खुद को एक नए इलाके में पाता है और कहता है कि यह सच में बहुत सुनसान और उदास है। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। जेफ समझता है कि ये जगह कमजोरों के लिए नहीं, क्योंकि ये सभी जीव लेवल 50 से कहीं ऊंचे हैं। जेफ अपनी फीनिक्स को फौरन प्रकट होने और एक बड़े दुश्मनों के दल से एक साथ निपटने का हुक्म देता है। फीनिक्स अपने मालिक का हुक्म मानती है और एक एक करके दुश्मनों को जलाने लगती है। हमारे हीरो पर कॉर्नुकोपिया से पानी की तरह कॉम्बैट अचीवमेंट्स बरसने लगती हैं और वो तेजी से ताकतवर होता जाता है। जेफ कहता है कि फायर फीनिक्स ने बढ़िया काम किया और अब सब कुछ बेहतर होता जाएगा। उसे सिस्टम नोटिफिकेशन भी आती है कि उसे और मेरिट्स मिले, लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं लगता। इसके बाद वो एक एलीट बॉस देखता है और उम्मीद करता है कि इस जीत के लिए बड़ा इनाम मिलेगा। इधर एक अनजान जगह पर एक और प्लेयर बड़े मॉन्स्टर्स को खत्म करके परीक्षाएं दे रहा है। इस प्लेयर का नाम टॉर्वेन है और वो गर्व से कहता है कि उसने एक ही वार में एलीट बॉस खत्म कर दिया। वो खुश है कि इस तरह की फार्मिंग से वो आज गेमिंग अचीवमेंट्स में दुनिया के टॉप 1000 प्लेयर्स में जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लिस्ट खोलता है, पाता है कि नाइट जेफ ने उसे फिर से पीछे छोड़ दिया और यहां भी पहले नंबर पर है। कुछ देर बाद उसका नाम गायब हो जाता है और वो अंदाजा लगाता है कि सिस्टम में कोई खराबी है। जेफ सोचता है कि क्या उसके प्रतिद्वंद्वी भी असामान्य लोग हैं जो कुछ जानते हैं। इधर गुस्साई फीनिक्स एक के बाद एक दुश्मनों पर हमला करती रहती है। वो अपनी पूरी ताकत एक विशाल बॉस पर लगाती है जो मकड़ी और इंसान का मिश्रण है। इस बॉस के खत्म होने के बाद जेफ को नोटिफिकेशन आती है कि उसका लेवल बढ़ गया। वो कहता है कि जैसे ही नुकसान 1 लाख तक पहुंचेगा, इसका मतलब होगा कि उसने वार्मिंग अप का पहला चरण पार कर लिया। इसके बाद वो खुशी से अपने बीस्ट को आगे बढ़ते रहने और सभी दुश्मनों को खत्म करने का हुक्म देता है। सभी प्लेयर्स को जेफ की महानता के बारे में बताया जाता है और वो एक बार फिर रैंकिंग्स में सबसे ऊपर आ गया। देखिए, दूसरे लोगों को अब ये हैरान नहीं करना चाहिए और वो नहीं समझता कि इसे असाधारण क्यों माना जाता है। इधर वो वॉर जोन पॉइंट्स का मतलब भी समझ लेते हैं और वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उनमें से कुछ समझते हैं कि वो अभी कैपिटल आया है और पहले से रैंकिंग्स में आगे निकल रहा है,